आज की डेट में आप जानते हैं कि भारत में फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये फार्मर जो हैं पंजाब हरियाणा के रीजन से दोबारा आकर यहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है, क्या इनके पीछे कोई और ऐसी भारत के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियाँ हैं जो इनको इस प्रकार से उत्तेजित करती हैं कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट करें, या इसके पीछे कुछ ऐसी आर्थिक लेवल पर ग्रीवेंसेज हैं, समस्याएं हैं जो ऐतिहासिक तौर पर भारत में क्रिएट की गई हैं कई राजनीतिक दलों की, पूर्व राजनीतिक दलों की रादर गलतियों से। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए आज का ये वीडियो जो आपके साथ में लेके आया हूँ, इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा इस पूरे फार्म प्रोटेस्ट को समझने के लिए कि इसके पीछे के राजनीतिक कारण क्या क्या थे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि आज की डेट में इन फार्म प्रोटेस्ट के पीछे जो आर्थिक कारण हैं वो क्या हैं, और फिर आखिर में हम आएंगे कि किस प्रकार से इन फार्म प्रोटेस्ट में ये चीज़ देखी गई कि कई बार विदेशी ताकतें जो भारत को तोड़ना चाहती हैं उन्होंने इन जैसे प्रोटेस्ट्स का सहारा लिया है, और वो क्यों और कैसे लिया है। अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले राजनीतिक लेवल पर, तो हमें राजनीतिक लेवल पर जाने की आवश्यकता है 1940 में। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया था। लाहौर रेजोल्यूशन पास करके मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि पंजाब के रीजन का बंटवारा करके हमें पाकिस्तान चाहिए। उस समय जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की बात करी, पंजाब के बंटवारे की बात करी, तो पंजाब में उस समय सिर्फ मुसलमान केवल अकेले नहीं रहते थे, सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे। मुसलमान एक मात्रा में एक स्पेसिफिक रीजन में ज़्यादा थे। एक पूरा रीजन था उस समय का पंजाब का, जो पाकिस्तान के अंदर तक फैला हुआ था, आज के पाकिस्तान में, और वहाँ पर सिख भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे। लेकिन जब ये मुस्लिम लीग की तरफ से मांग आई कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, और उसी समय जब भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी वो लड़ रही थी कि हमें एक हिंदुस्तान चाहिए, तो सिखों के अंदर उस समय एक बहुत ही बड़ा वॉइड पैदा हुआ। जब उन्होंने ये मुस्लिम लीग की तरफ से ये शब्द सुना कि भाई मुस्लिम लीग ने बोला है कि पंजाब का बंटवारा करके हमें पाकिस्तान चाहिए, तो सिखों के मन में जो उस समय पंजाब में रहते थे वो ये कहने लगे और सोचने लगे कि यदि मुस्लिम लीग अपने इस गेम प्लान में सक्षम हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पाकिस्तान तो बना लेगी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना लेगी। सिखों के अंदर एक अजीब प्रकार का ये जो वॉइड था, अनकॉल्ड था, लेकिन ये उस समय पैदा ज़रूर हुआ, और इसके पीछे पैदा होने के सबसे बड़ा ड्राइवर जो है वो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की डिमांड थी। खैर, मुसलमानों के लिए अलग देश मांगने के समय जब ये मुस्लिम लीग ने बार बार डिमांड को अग्रेसिव तरीके से दोहराया, उतना ही सिखों के अंदर दिन पर दिन और आशंका पैदा होती गई कि यदि मुस्लिम लीग इस काम में सक्षम हो गई तो पंजाब के टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा शायद भारत में जुड़ जाएगा, एक टुकड़ा शायद पाकिस्तान में चला जाएगा। तो सिखों के मन में ये आया कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाएगा, और सिखों को इसमें क्या मिलेगा। और जब ये वॉइड पैदा हुआ, जब ये सिखों के अंदर आशंका पैदा हुई, तो 1940 के दशक की बात है कि सिखों के अंदर एक डिमांड कि क्या सिखों के पास टेरिटरी नहीं होनी चाहिए, ये शुरुआत की सोच जो है ये पैदा हुई। लेकिन इस सोच को शुरू करने वाले कौन थे, इसको बढ़ावा देने वाले कौन थे, उसके लिए फिर से हम 20 साल पहले जाते हैं। 1920 में पंजाब के रीजन में सिखों की एक पार्टी रजिस्टर हुई और उसका नाम था अकाली दल। अकाली दल बनी 1920 में। अकाली दल जब 1920 में बनी तो उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि अकाली दल ने 1920 में एक गेम प्लान ये रचा कि उस समय वो गुरुद्वारों का कंट्रोल, महंत जो उस समय प्रीस्ट हुआ करते थे, उनसे लिबरेट कराना चाहती थी। अकाली दल ने 5 साल ब्रिटिश के सामने बहुत अग्रेसिव प्रोटेस्ट करे। 1925 में वो अपने काम में सक्षम हुई। 1925 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में उस समय गुरुद्वारा एक्ट पास किया। गुरुद्वारा एक्ट पास करने के बाद अकाली दल ने पूरे पंजाब के रीजन में सिखों के मन में एक ऐसी फीलिंग जताई कि देखिए, सिख गुरुद्वारों का कंट्रोल अब सिर्फ सिखों के पास है। और जब ये गेम हुआ तो अकाली दल के साथ सिख पॉपुलेशन उस समय जो पंजाब में रहती थी वो जुड़ने लगी। इसी के बाद 1940 में जब वो मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन आया था,
और मैंने आपको जो अभी बताया कि उस लाहौर रेजोल्यूशन के बाद सिखों के मन में ये बात आई कि क्या सिखों के लिए अपनी टेरिटरी नहीं होनी चाहिए। 1940 में उस समय अकाली दल ने इस पॉइंट को चैंपियन करना शुरू करा। आप सोच के देखिए कि 1920 में अकाली दल बनी, 1925 में उसने अपना जो मकसद था जिसके लिए वो बनी थी, पहले बात तो वो हासिल कर लिया। उसके 1925 के बाद अकाली दल खुद बड़ी परेशान थी। परेशान ये थी कि भाई जो पर्पस के लिए हम बने थे वो तो पूरा हो गया, गुरुद्वारा एक्ट पास हो गया, लेकिन अब हम क्या करें। लेकिन 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद अकाली दल को एक नया मोटिवेशन मिला। इस नए मोटिवेशन को अचीव करने के लिए अकाली दल ने 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के बेसिस पे सिखों को मोबिलाइज करना चालू करा। अकाली दल उस समय एक रूरल मास बेस पार्टी होती थी। रूरल इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जितने भी सिख होते थे वो अकाली दल से जुड़े रहते थे। 1940 में अकाली दल के एक लीडर मास्टर तारा सिंह, उन्होंने एक नया नैरेटिव निकाला। मास्टर तारा सिंह ने एक ऐसा नैरेटिव निकाला जिसमें उसने रिलीजन को, यानी कि सिख रिलीजन जो था उसको, इसके साथ साथ उसने बेसिकली पॉलिटिक्स को, इन दोनों को जोड़कर एक नया नैरेटिव बनाया। और ये नैरेटिव ये था कि 1940 के दशक में जब सिख अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे थे, ये कह के कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल जाएगा, तो सिखों को क्या मिलेगा। तो मास्टर तारा सिंह ने सिख कम्युनिटी के बीच जाकर 1940 के दशक में एक बात बोलनी शुरू करी। उसने कहा कि 1699 में, 1699 में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी, उस सिख पंथ की स्थापना के दौरान वो सिखों को एक राज्य देना चाहते थे। ये मास्टर तारा सिंह का अपना इंटरप्रिटेशन था। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 1699 में सिख पंथ की स्थापना करी थी, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। उन्होंने सिख पंथ और खालसा पंथ को बनाकर सिखिज्म को एक नया दौर, एक नया डायरेक्शन दिया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कभी भी एक सिख टेरिटरी की बात नहीं करी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई सिखों को एक टेरिटरी चाहिए, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन को मास्टर तारा सिंह ने चैंपियन किया, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि अगर मुस्लिम लीग पंजाब को तोड़ने में सक्षम रही तो उस समय सिखों का क्या होगा। तो सिख इंटरेस्ट को चैंपियन करने के लिए तारा सिंह ने सबसे पहले ये बात बोली कि भैया ऐसा है कि सिखों को अगर ओरिजिनल सिखिज्म को फॉलो करना है, जो 1699 में गुरु महाराज ने बनाने के बाद बोला था, तो उसके लिए सिखों को एक टेरिटरी चाहिए। और ये टेरिटरी ऐसी होनी चाहिए कि ये खालसा पंथ के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए होनी चाहिए। और 1940 के दशक में अकाली दल ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, खालिस्तान। उन्होंने कहा कि ये खालिस्तान खालसा पंथ के फॉलोअर्स का एक टेरिटरी होगी, एक सूबा होगा, एक प्रोविंस होगा। इस पॉइंट को उन्होंने एम्फसाइज करके बोलना शुरू करा। और तो और ये गेम यहाँ नहीं रुका। 1948 में, 1948 में अकाली दल के 3 मेंबर उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत का बन रहा था, संविधान जब बन रहा था, उस समय जाकर मिले। और उन्होंने 3 मेंबर अकाली दल के जो गए, उन्होंने जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात बोली कि बाबा साहब, हम लोग एक सिख पंथ के फॉलोअर्स हैं। सिख पंथ के फॉलोअर होने के नाते हम एक खालसा पंथ के फॉलोअर्स के लिए एक लैंड चाहते हैं, एक टेरिटरी चाहते हैं। हमारी अपनी लिपि पंजाबी है, गुरमुखी है, और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमें पंजाब एक सूबा बनाकर दिया जाए। खालसा पंथ के ये जो फॉलोअर्स हैं इनको एक टेरिटरी दी जाए। उस समय बाबा साहब ने इस चीज़ को नकारा। बाबा साहब ने कहा कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी और आपको अभी वैसे ही रहना होगा। और जब भारत की सरकार ने भी इवेंचुअली ये निर्णय लिया 1948 में कि पंजाब सूबा अभी नहीं बनेगा, तो उस समय सिखों के मन में और दर्द पैदा हुआ। उनको अब ये लगने लगा, और खास करके अकाली दल ने एक ऐसी फीलिंग सिखों के अंदर दबाई कि देखिए, हम चाहते थे कि एक सिख पंथ के लिए एक सेपरेट टेरिटरी बन जाए, लेकिन भारत सरकार हमारी इस मांग को पूरी नहीं कर रही थी। तो सिख पंथ जो था और जो पूरे सिखिज्म के फॉलोअर्स थे पंजाब में, वो अकाली दल के पीछे भागने लगे। उनको ये लगा कि भाई कल को अगर मान लीजिए पंजाब का सूबा कभी बन गया तो वो आइडिया बनने का केवल अकाली दल पूरा कर सकती है। तो अकाली दल अपनी इस लड़ाई को 1950 के पूरे दशक में लेके लड़ती रही। पूरे 1950 में अकाली दल ने बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारी रैलियां निकाली कि भाई सिखों के लिए एक सेपरेट टेरिटरी होनी चाहिए, एक सेपरेट सूबा होना चाहिए। गेम बदला 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान
क्योंकि ये जंग पंजाब रीजन के आसपास के इलाकों में भी हो रही थी और पंजाब का डायरेक्ट पूरा जो रीजन का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ भी था। उस समय सिख पॉपुलेशन ने, जो बॉर्डर पे लड़ रही आर्मी थी, उनकी बहुत मदद की थी और उस मदद के कारण ऐसी परिस्थिति हुई कि 1965 की जंग खत्म होने के बाद 1966 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी केंद्र लेवल पर, तो उस केंद्र सरकार ने एक ये निर्णय लिया कि क्योंकि सिख लोगों ने भारत की सेना की बहुत मदद की है, 1965 की जंग जिताने में भारत को बहुत मदद दी है, इसलिए सिख पॉपुलेशन को एक पंजाबी सूबा देना चाहिए। अब देखिए कि 1966 में जब इंदिरा गांधी ने ये निर्णय लिया और ये बोला कि पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए एक पंजाबी सूबा होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी के मन में एक गंदा खेल चल रहा था। इंदिरा गांधी इस बात से बहुत नाराज थी कि भाई अकाली दल जैसी एक रीजनल पार्टी का पंजाब में इतना दबदबा क्यों है। इस पूरे रीजन में सिख पॉपुलेशन जो है, ये बेसिकली पूरी की पूरी पॉपुलेशन अकाली दल के आसपास और एकदम उसके इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है। इंदिरा गांधी ने एक गेम प्लान ये रचा 1966 में। उसने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं, सिखों को धन्यवाद देते हुए, उनको धन्यवाद देने के नाम पे कि आपने भारत की सेना की 1965 की जंग में मदद करी, उस केस में आपको हम लोग धन्यवाद देते हुए पंजाबी सूबा तो आपको दे देंगे। और इंदिरा गांधी के मन में ये था कि जैसे ही हम पंजाबी सूबा ग्रांट करेंगे सिख पॉपुलेशन को, तो सिख पॉपुलेशन जो है पंजाब वाले रीजन में एकदम खुशी के मारे पागल हो जाएगी और कल को वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक वोट बैंक बन जाएगी। लेकिन जैसे ही 1966 में पंजाब की स्थापना हुई, पंजाब की स्थापना के तुरंत बाद गेम प्लान पूरा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस पार्टी की ये जो पहली स्क्रिप्ट थी, ये टेढ़ी पड़ गई। टेढ़ी क्यों पड़ गई? क्योंकि जैसे ही पंजाब की स्थापना हुई, उस समय अकाली दल ने बोला पंजाब के अंदर गांव-गांव में जाके एक एक व्यक्ति को, एक एक सिख पॉपुलेशन के एक एक सिख आदमी को कि देखिए हम तो आपके लिए 1940 से पंजाबी सूबे के लिए लड़ रहे थे और हमने अपनी लड़ाई आज़ादी के बाद पूरे 1950 के दशक में जारी रखी थी और आज 1966 में केंद्र सरकार दबाव में आकर पंजाबी सूबा इवेंचुअली दे ही बैठी। 1966 में जब पंजाबी सूबा बना और पंजाब एक नया राज्य बना, इसका सारा श्रेय अकाली दल ने क्लेम किया। और तो और उस समय जो पंजाब में नागरिक थे, लोग थे, पंजाब की जो सिख पॉपुलेशन थी, उनको भी ये बात लगी कि बात तो सही है कि भाई अगर आज की डेट में पंजाबी सूबा बना है तो पिछले 20 से 30 सालों का जो संघर्ष था वो तो अकाली दल कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के फेवर में कोई सिंपैथी पैदा नहीं हुई। इंदिरा गांधी का पूरा कैलकुलेशन खराब हो गया। इंदिरा गांधी को ये लगने लगा कि भाई मैंने तो पंजाबी सूबे को ग्रांट इसलिए किया था कि कल को मान लीजिए सिख पॉपुलेशन बावली होकर एकदम जो है कांग्रेस पार्टी के पीछे भागेगी और कांग्रेस के लिए एक पूरा नया वोट बैंक तैयार हो जाएगा पंजाब में। पर वैसा तो गेम हुआ ही नहीं। अब इंदिरा गांधी बड़ी निराश थी। तो 1966 में इंदिरा गांधी को अब एक चीज समझ आ चुकी थी कि पंजाब तो बन गया, स्क्रिप्ट तो खराब हो गई, लेकिन अब कुछ और करना पड़ेगा। हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से ये इंश्योर किया जाए कि भाई अकाली दल जो है, इसका जो होल्ड है सिख पॉपुलेशन पे वो घटे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अकाली दल का जो होल्ड है सिख पॉपुलेशन पे बना रहे। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस लेवल का एक फोर्स बन जाए पंजाब में कि कांग्रेस पार्टी के सिवाय कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव फोर्स पंजाब में हो ही ना। वो अकाली दल को कमजोर करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे। अब 1960 का दशक अगर आप याद करें भारत के इतिहास में, तो आपको मालूम होगा कि 1960 का दशक भारत के लिए कोई बहुत अच्छा दशक नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत में भुखमरी बहुत थी। हमारे यहाँ पर फूड शॉर्टेजेस बहुत थे और फूड शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए हमारे पास कोई बढ़िया रणनीति नहीं थी। हम लोग जनरली दूसरे देशों से ग्रेन को इंपोर्ट करते थे, खाना इंपोर्ट करके अपने लोगों को अंदर और लोगों के बीच खाना बांटते थे। 1966 में भारत की सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उस समय ये निर्णय लिया कि क्यों ना भारत को ही सेल्फ सफिशिएंट ग्रेन प्रोडक्शन में बनाया जाए, क्यों ना हम अपना ग्रेन आज की डेट में खुद ही उगाएं। आइडिया बहुत अच्छा था और नोबल भी था, देश के हित में भी था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहरी साजिश छुपी थी। और साजिश ये छुपी थी कि क्यों ना इस प्रोसेस में कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर बनाने के केस में अगर हमें मौका मिल जाए कुछ गंदी राजनीति करने का, तो वो भी हो जाए साथ में। फ्री फंड में अगर मिल रही है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भूले क्यों। और वही हुआ ये कि 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक निर्णय लिया
कि भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन होगा। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हरित क्रांति के दौरान हम एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे कि हम जितने भी ग्रेन्स हैं, जो भी हमारे पास आज की डेट में फूड की खाने की रिक्वायरमेंट है, उसको हम आत्मनिर्भर तरीके से अपने आप खुद सक्षम ग्रो करेंगे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन, इस हरित क्रांति को लाने के लिए 1966 में इंदिरा गांधी ने जानबूझकर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के रीजन को चुना। खैर, वेस्टर्न यूपी को हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि आज की डेट में इस वीडियो में चर्चा पंजाब की हो रही है। वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में कभी अलग से एक वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जानबूझकर इलाका पंजाब का चुना गया और इस इलाके में पंजाब को चुनने के बाद दूसरी चीज़ जो बोली गई वो ये थी कि हम यहाँ पर हरित क्रांति के तहत, ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हाई यील्ड वेराइटी सीड देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे। इन फर्टिलाइज़र और सीड्स के साथ होगा ये कि भाई पंजाब में हम लोग आर्टिफिशियली राइस और वीट यानी कि गेहूं और चावल की उत्पाद को बढ़ाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर आपको मान लीजिए चावल का उत्पाद बढ़ाना था तो पंजाब जैसा राज्य, हरियाणा जैसा राज्य, ये दोनों हरियाणा और पंजाब जैसे जो राज्य थे, ये तो चावल के उत्पाद के लिए बने ही नहीं थे। इनका जो क्लाइमेटिक जोन था, इनका जो इन्वायरमेंट था, वो तो सूटेबल ही नहीं था। सबसे सूटेबल इलाके भारत के अगर हम देखें चावल उत्पाद के लिए तो वो तो पश्चिम बंगाल था, बिहार था, असम था। लेकिन इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल, बिहार, असम इनको छोड़ दिया और जानबूझकर पंजाब उठाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, उसके पीछे की कहानी और रहस्य ये थी कि हम पंजाब में हरित क्रांति लाएंगे, हरियाणा में हरित क्रांति लाएंगे। पंजाब में हरित क्रांति के दौरान केंद्र सरकार हाई यील्ड वैरायटी सीड्स देगी, केंद्र सरकार फर्टिलाइज़र देगी और राज्य सरकार जो है इरिगेशन पंप और ट्रैक्टर दे के हरित क्रांति लाएगी। अब ये थी इंदिरा गांधी की स्क्रिप्ट नंबर 2। इंदिरा गांधी का मोटिव ये था कि अगर ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर ली कि केंद्र सरकार हरित क्रांति पंजाब में लाएगी तो इस हरित क्रांति के तहत ये होगा कि जो पंजाब के खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ जाएंगे। देखिए, गेम सिंपल था। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही चीज़ चाहती थी, कुछ भी करके अकाली दल टूटे, कुछ भी करके ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए कि पंजाब में कांग्रेस के सिवाय कोई दूसरी फोर्स ना हो। आर्टिफिशियली इस इलाके में हरित क्रांति इम्पोज की गई। इस इम्पोजिशन से हरित क्रांति के ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर पंजाब का किसान, उसको एक हाई यील्ड वैरायटी सीड, उसको अगर फर्टिलाइज़र केंद्र सरकार की तहत से पहुंचाया गया और हरित क्रांति के दौरान अगर मान लीजिए चावल की और गेहूं की उत्पाद बढ़ी तो इससे आम किसान जो पंजाब का है उसकी आमदनी बढ़ेगी और वो आम किसान को ये लगेगा कि भाई मेरी आमदनी बढ़ाने में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ था और केंद्र सरकार कांग्रेस की थी, तो उसको ये लगेगा कि भाई मेरे को तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, अकाली दल मेरे लिए कुछ नहीं थी। इस गेम प्लान से दूसरी स्क्रिप्ट लिखी गई पंजाब में 1966 से जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में आया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे का जो सबसे बड़ा गंदा खेल था वो अकाली दल को तोड़ने का था। खैर, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पंजाब में हाई यील्ड वैरायटी सीड फर्टिलाइज़र देने शुरू किए गए। जैसे जैसे ये हाई यील्ड वैरायटी सीड और फर्टिलाइज़र दिए जा रहे थे, अब समस्या ये थी कि जो राज्य की सरकार है वो तो अकाली दल की थी। राज्य की सरकार को बेसिकली इस हरित क्रांति को चलाने के लिए वहाँ पर पानी की सप्लाई को प्रोवाइड करना था, वहाँ पर जो ट्रैक्टर्स थे, पंप्स थे, इन सब को प्रोवाइड करना था, क्योंकि भारत के संविधान के तहत जो एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ राज्य सरकार ही नीतियां बना सकती है, केंद्र सरकार केवल राज्य सरकारों की मदद कर सकती है। तो बेसिकली हरित क्रांति का ड्राइवर जो था वो तो पंजाब की सरकार ही होनी थी, यानी कि अकाली दल को ही वो गेम खेलना था। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि अकाली दल के ऊपर जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो अकाली दल ने भी सोचा कि भाई बात तो सही है, 1966 में हमने पंजाब का सूबा तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारे पास अब कोई मुद्दा नहीं था बात करने का, हमारे पास कुछ आइडिया ही नहीं था कि अब हम क्या करें। आप एक चीज़ को समझिए, अगर आपने दोनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व किए हैं तो अकाली दल जो है वो हमेशा बैंकरप्ट रही है आइडियाज़ को लेके, क्योंकि अकाली दल को कभी भी ये मालूम नहीं चला कि भाई हमने जो बोला उसको अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या। उन्होंने 1920 में बनने के बाद गुरुद्वारा एक्ट पास कराया, उसके बाद 1925 में गुरुद्वारा एक्ट हो गया पास, उसके बाद क्या? कुछ नहीं था। फिर इसीलिए उन्होंने 1940 में पंजाबी सूबा मूवमेंट चलाई। 1966 में जब पंजाबी सूबा बन गया उसके बाद अकाली दल फिर से एकदम गायब हो गई। गायब ऐसे हो गई कि भैया उनके लोगों जो लोग थे, नेता थे, उनके अंदर अब समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई अगली चीज़ अकाली दल के लिए क्या होगी। तो जैसे ही ये हरित क्रांति आई,
इस हरित क्रांति का एडवांटेज अकाली दल ने उठाया। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इस हरित क्रांति के तहत लोगों को पंप सप्लाई करेंगे, पानी का पूरा इरिगेशन नेटवर्क सप्लाई करेंगे, ट्रैक्टर सप्लाई करेंगे किसानों को। इससे हमारी किसानों से और सहमति बढ़ेगी, हमारा वोट बैंक और मजबूत होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1966 में हरित क्रांति के तहत दो पॉलिटिकल पार्टीज, दो राजनीतिक जो वर्ग हैं, ये दोनों बेसिकली पंजाब के आदमी के पीछे पड़े हुए थे। एक थी कांग्रेस पार्टी जो हरित क्रांति को प्रयोग करके अकाली दल के होल्ड को पंजाब में कमजोर करना चाहती थी, और दूसरी थी अकाली दल जो हरित क्रांति का प्रयोग करके अपना प्रेजेंस, अपना समर्थन पंजाबी सूबे के अंदर लोगों के प्रति और बढ़ाना चाहती थी। अब हुआ क्या कि अकाली दल, अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक रूरल मास बेस पार्टी थी। ग्रामीण लेवल पर उसका ग्रामीण लोगों से बहुत अच्छा टच हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये हरित क्रांति आई, हरित क्रांति को अफोर्ड केवल बड़े फार्मर, केवल बड़े किसान जिनके पास पैसा था उत्पाद को लेने का, जिनके पास पैसा था बेसिकली महंगी सीड को लेने का, फर्टिलाइजर को लेने का, पंप को लेने का, ट्रैक्टर खरीदने का, केवल वही इस हरित क्रांति का भाग बन सकता था। और बड़े किसानों ने फिर उस समय अकाली दल की सरकार को बोला कि आप हमें इरिगेशन की फैसिलिटी दीजिए, आप जो है हमारे को बेसिकली ये इंश्योर कीजिए कि भाई आप ट्रैक्टर, पंप ये सब दे रहे हैं। अकाली दल जो है, जो कि अभी तक एक ग्रामीण लेवल की पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एक ऐसी ग्रामीण राजनीतिक वर्ग हुआ करती थी, 1966 के बाद इस हरित क्रांति की वजह से अकाली दल के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा आया कि अकाली दल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस प्रकार की अब संस्था बनने लग गई, एक राजनीतिक ऐसा वर्ग बनने लग गया कि जो बड़े फार्मर, यानी कि बड़े उन खेती बाड़ी वाले करने वाले किसानों के साथ जुड़ने लग गई जिनके पास पैसा था। तो अकाली दल के अंदर एक बेसिकली एलीट आइडिया डेवलप होने लग गया। अब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की स्क्रिप्ट तो ये थी कि हरित क्रांति से हम अकाली दल का होल्ड कमजोर कर देंगे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रिप्ट थी ये फिर से उल्टी पड़ गई। ये उल्टी इसलिए पड़ गई क्योंकि अकाली दल को कमजोर करने के बजाय इन्होंने अकाली दल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पैदा कर दिया। एक ग्रामीण से उसको एक अर्बन एलीट पार्टी में डेवलप करके ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अकाली दल का जो ग्रामीण लेवल पर होल्ड था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अकाली दल अब एक एलीट पार्टी बन गई। अकाली दल जो है एक प्रकार की ठेकेदार बन गई कि जिनके पास सारे ठेके होंगे अकाली दल के नेताओं के पास, जो ट्रैक्टर भी देंगे आपको, जो आपको इरिगेशन फैसिलिटी भी देंगे, पंप्स देंगे, पाइप्स देंगे, ये सब चीजें देंगे हरित क्रांति के लिए। और सबसे बड़ा फायदा इस पूरी हरित क्रांति का पंजाब के अंदर बड़े किसानों का हुआ। इन बड़े किसानों ने हरित क्रांति से एडवांटेज लेते हुए बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। अच्छा, 1960 का दशक ऐसा भी था कि जब विश्व तौर पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप के कई ऐसे देश थे, उस समय इन देशों में भी लेबर की बड़ी रिक्वायरमेंट थी। लेबर की रिक्वायरमेंट खास करके इन देशों में इसलिए थी क्योंकि विश्व युद्ध 2 खत्म होने के बाद 1945 के बाद बहुत सारे ऐसे देश थे, ये सारे खास करके कनाडा, यूरोप वाले, जो बेसिकली अपनी आर्थिक तौर पर रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्योंकि विश्व युद्ध 2 में इन लोगों के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए थे। इन आक्रमणों के कारण क्या हुआ था कि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी हिल गई थी। तो ये बेसिकली अपने यहाँ पर विकास करना चाहते थे। इस विकास के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे देश बहुत सारी लेबर को इन्वाइट कर रहे थे। उस समय जब पंजाब में हरित क्रांति आई, उस समय जब पंजाब के बड़े किसानों ने इस हरित क्रांति का फायदा लिया, इस हरित क्रांति के फायदे को उठाते हुए पंजाब के किसानों ने अपने ही बच्चों को इन देशों में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब तो हमने हरित क्रांति अपना ली, पैसा बहुत आ गया। इन्होंने तुरंत जो है अपने बच्चों को खेती बाड़ी में लगाने के बजाय उनको बाहर भेजना चालू कर दिया। तो 1960 से एक माइग्रेशन मूवमेंट भी चालू हुई पंजाब से कि ये जो बड़े बड़े किसान थे, इनके जो बच्चे थे एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में काम करने के बजाय ये दूसरे देशों में जाने लग गए। अब क्या हुआ? अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई इस खेती बाड़ी को करने के लिए जो ये हरित क्रांति के तहत चल रही थी, जब हम 1970 के दशक में पहुंचते हैं तो हम एक बड़ी अजीब सी चीज देखते हैं। 1970 के दशक में ऐसी परिस्थिति पंजाब में पैदा हो गई कि हरित क्रांति चल बढ़िया रही थी, लेकिन हरित क्रांति को चलाने के लिए, बीज को बोने के लिए, फसल को काटने के लिए लेबर की आवश्यकता थी। अब लेबर यहाँ पर पंजाब में थी नहीं, क्योंकि जितने ये जो यंग लोग थे ये सारे के सारे उठकर तो विदेश चले गए थे। 1970 के दशक में जब एक पंजाब में इस हरित क्रांति को चलाने के लिए एक लेबर की आवश्यकता आई, उस समय
कांग्रेस पार्टी ने 1970 में एक तीसरी स्क्रिप्ट लिखी, और तीसरी स्क्रिप्ट ये थी कि भाई अगर लेबर की रिक्वायरमेंट है तो क्यों ना इस लेबर के बेसिस पे अकाली दल का होल्ड तोड़ा जाए। और हुआ क्या कि 1970 के दशक में जब पंजाब के अंदर एक लेबर वर्ग की रिक्वायरमेंट हुई कि भाई खेती बाड़ी को करने के लिए, हरित क्रांति को चलाने के लिए जो हमारे को उस समय लेबर की रिक्वायरमेंट थी, कांग्रेस पार्टी ने एक सिस्टमैटिक तरीके से यूपी और बिहार से लेबर को एकजुट करके ट्रेनों में भर भर के उनको पंजाब भेजना चालू करा। यूपी और बिहार से भर भर के लेबर 1970 के दशक में पंजाब आई। पंजाब आके ये सेटल होने लगी। उन यूपी बिहार के लेबर्स को पंजाब में नौकरियां मिलने लगी। खैर ये नौकरियां बड़े किसानों के अंडर थीं, उनके खेतों में थीं, एग्रीकल्चरल लेबर की थी, पैसा मिल रहा था। यूपी बिहार का व्यक्ति हार्ड वर्किंग और मेहनती होता ही है, जहां मौका मिला काम करने का, पंजाब में मौका था, चले गए। कांग्रेस पार्टी ने इस लेबर को बुलाकर यहां पर अब एक तीसरी स्क्रिप्ट के तहत एक नया खेल रचना शुरू करा। और तीसरी स्क्रिप्ट ये थी कि ये जो यूपी बिहार से लेबर बुला के पंजाब में सेटल कराई जा रही थी, कांग्रेस के नेता जो उस समय पंजाब हरियाणा के रीजन में हुआ करते थे, इन्होंने तुरंत इस सारी लेबर को वहां पर सेटल करवा कर इनको वोटर आईडी कार्ड देने शुरू करवा दिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मन में ये था कि अगर ये यूपी बिहार की लेबर आने से हम पंजाब के अंदर एक डेमोग्राफिक चेंज कर दें, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दें कि यूपी बिहार की लेबर एक इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक बन जाए, तो कल को अकाली दल केवल चंद सीटों पर सीमित रह जाएगी। अच्छा, अब समस्या क्या हुई? कांग्रेस पार्टी अपने इस गेम प्लान को चला रही थी। जैसे ही वो इस गेम प्लान को चला रही थी, 1970 के अंत तक आते आते, जो दशक का अंत था, उस अंत तक आते आते हरित क्रांति में एक सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन इसलिए आया क्योंकि भाई 10 से 12 साल उत्पाद बढ़ गई। उत्पाद इस प्रकार से भी बढ़ी कि भारत सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर भी होने लग गया कई ग्रेन्स में। लेकिन समस्या ये थी कि जैसे ही वो सैचुरेशन आया हरित क्रांति में, उस सैचुरेशन के कारण ये जो बड़े किसान थे, जो अभी तक केवल चावल और गेहूं का उत्पाद कर रहे थे पंजाब में, इनकी आमदनियां अफेक्ट होने लगी, इनकी इनकम अफेक्ट होने लगी। और 1970 के अंत तक आते आते, 1970 के दशक के अंत तक जब ये लोग पहुंचे, जब इनकी आमदनी अफेक्ट होने लगी, तो उस समय पंजाब में बड़ा केओस हुआ। केओस इसलिए हुआ क्योंकि भाई ये फार्मर वो थे, किसान वो थे जिन्होंने पिछले 10-12 साल में कई करोड़ रुपए कमा लिए थे। और खेती बाड़ी से करोड़ों रुपया कमाने के बाद अब सडनली आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएं कि आपकी आमदनी जो है चंद हजार रुपए रह जाए, तो समस्या तो होगी। उस समय पंजाब में मॉरल क्राइसिस चालू हुआ। ये जो पंजाब के अंदर उस समय सिचुएशन बन रही थी 1970 के दशक में, ये बड़ी खतरनाक थी। क्योंकि यूपी बिहार से लेबर आ रही थी, सेटल हो रही थी, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बन रही थी। अकाली दल देख रही थी कि भाई ये लेबर को डेलिबरेटली बुलाकर इनको यहां पर सेटल कराकर पॉलिटिकल वोट बैंक बनाया जा रहा है, ताकि अकाली दल के जो सिख होल्ड है उसको कमजोर किया जाए। सिखों के अंदर मॉरल डिविएशंस बहुत हो रहे थे, क्योंकि आमदनी घट रही थी, तो उसके कारण पूरे पंजाब के राज्य में एल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम बढ़ गई, सोशल क्राइसिस होने लग गया, मॉरल क्राइसिस होने लग गया, गलत व्यवहार घरों में होने लग गया। इसके कारण से पंजाब में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि 1970 के अंत तक आते आते जब ये दशक खत्म हुआ, तो पंजाब के अंदर एक रिलीजियस क्राइसिस हो गया। क्योंकि उस समय जितने भी पंजाब में सिख रहते थे, अब वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डिविएट करने लगे। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डिविएशन का सबसे बड़ा कारण था कि उनकी आर्थिक परिस्थितियां कमजोर हो रही थी, उनकी आमदनी घट रही थी। और जब आदमी की आमदनी घटती है, तो वो दारू का सेवन से लेके, ड्रग्स का सेवन से लेके, इन सारी चीज़ों में, गलत हरकतों में पड़ना शुरू हो जाता है। अब पंजाब की सोसाइटी में ये जो क्राइसिस 1970 के अंत के दशक तक पहुंच रहा था, कि जिसमें एक मॉरल क्राइसिस था, जिसमें एक रिलीजियस क्राइसिस था, जिसमें एक आर्थिक क्राइसिस था, ये मैनिफेस्ट किया पूरे के पूरे 1970 के दशक के अंत के आते आते 1980 के दशक के शुरुआत में खालिस्तान की मूवमेंट में। क्योंकि अकाली दल ने उस समय, और बाकी जो दूसरे अन्य वर्ग आ गए, उन सब ने इस पूरी क्राइसिस का फायदा उठा के, इस पूरी डिग्रेडेड सोसाइटी का फायदा उठाकर खालिस्तान की मूवमेंट को चैंपियन किया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद सिख दंगे हुए दिल्ली में, जिसमें कई सिखों को कत्लेआम किया गया, मारा गया। जेनोसाइड था सिखों के ऊपर 1984 का। और कांग्रेस पार्टी
इस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आ पाई कि पंजाब में हमें वो होल्ड मिला ही नहीं। खैर, ये पूरा का पूरा जो खालिस्तान का मसला इवेंचुअली बना, ये 1995 में बेअंत सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनकी हत्या होने के बाद फाइनली तब जाकर थोड़ा सा वाटर डाउन हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि पंजाब की सोसाइटी तब से लेकर आज तक एक ऐसी परिस्थिति में आ चुकी थी इस राजनीतिक गलतियों के कारण कि वहाँ पर खेती बाड़ी सैचुरेट हो गई थी। आज भी खेती बाड़ी केवल और केवल उस हरित क्रांति के दौरान चलाई गई खास करके गेहूं और चावल के ऊपर ही निर्भर है। सोसाइटी में ड्रग्स की प्रॉब्लम आज भी है। सोसाइटी में पागलपन ये कि भाई हम पंजाब छोड़ के कनाडा या कहीं बाहर जाएंगे आज भी है। तो ये सारा जो राजनीतिक तौर पर हुआ, ये पूरा एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जिसने पंजाब के अंदर एक ऐसी परिस्थिति पैदा करी। लेकिन अब आज की डेट में ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके राजनीतिक लेवल पर तो जो गेम था वो हमने देख ही लिया। सवाल ये उठता है कि भाई इसके पीछे के ये आर्थिक फैक्टर क्या है, ऐसे कौन से आर्थिक फैक्टर थे कि भाई जिसके कारण ये समस्या हुई। अब हम दो तीन चीजें समझते हैं। हरित क्रांति जब 1960 के दशक में चली तो उस समय सरकार ने इस हरित क्रांति को इंसेंटिवाइज करने के लिए, उस समय इस हरित क्रांति को चलाने के लिए और किसान को मोटिवेट करने के लिए कि भाई वो किसान बेसिकली इस हरित क्रांति को अपनाए, सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक नीति अपनाई थी। और वो नीति थी एक नीति जिसके तहत उन्होंने एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक रेजिम क्रिएट किया था। अब समझते हैं कि बेसिकली इसमें 1960 के दशक में ये जो एमएसपी का रेजिम था, इसमें हुआ क्या, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा। उस समय सरकार ने 1960 के दशक में एक कॉन्सेप्ट अपनाया। उस कॉन्सेप्ट को बोला कि सरकार क्या करेगी कि भाई किसान हरित क्रांति कर रहे हैं, अपना रहे हैं, गेहूं की, चावल की उत्पाद बहुत बढ़ रही है। इतनी बढ़ रही है कि हम ऐसी परिस्थिति में आ रहे हैं कि भाई हमारे पास जितना हमारी सेवन करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो तो है ही है, पर उससे भी ज्यादा उत्पाद है। तो यानी कि सरकार को ये दिख रहा था कि उत्पाद इतनी ज्यादा हो रही है इन राज्यों में, खास करके जहां हरित क्रांति चल रही थी, कि भाई हमें इस उत्पाद को कुछ ना कुछ करना था। 1960 के दशक में सरकार ने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट अपनाया उसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस के तहत सरकार ने एक सिंपल सी चीज बोली। सरकार ने बोला कि हम हर साल एक प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करेंगे। ये प्राइस वो प्राइस होगा जिसके तहत सरकार किसानों से बेसिकली गेहूं और चावल के उत्पाद को खरीदेगी, और ये उत्पाद को खरीद के हम प्रोवाइड करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगी कि इसको लेकर पीडीएस के तहत गरीबों तक राशन को एक सब्सिडाइज तरीके से पहुंचाएगी। तो एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया प्रोक्योरमेंट प्राइस का। प्रोक्योरमेंट प्राइस का उद्देश्य ये था कि ये प्राइस ऐसा हो कि ये मार्केट प्राइस से थोड़ा सा हल्का ही हो। किसान को एक अनुमति दी गई थी कि भाई आप चाहें तो अपना उत्पाद मार्केट में जाकर मार्केट प्राइस पर बेच लें। उसके बावजूद भी अगर मार्केट में ऐसी परिस्थिति हो जाए कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे आपके उत्पाद की बिक्री अब नहीं हो रही है क्योंकि मार्केट ने जितना आपसे लेना था वो ले लिया, तो उससे थोड़े से ही कम दाम पर प्रोक्योरमेंट प्राइस पे सरकार आपसे ये ग्रेन खरीद लेगी। प्रोक्योरमेंट प्राइस का उद्देश्य भी ये था कि किसान को चाहे मार्केट प्राइस से थोड़ा सा प्राइस कम जरूर मिले, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी ना हो कि किसान को प्रोक्योरमेंट प्राइस के तहत किसी प्रकार का नुकसान हो। नुकसान केवल और केवल मार्केट प्राइस के बराबर होगा, किसान ने जो इनपुट अपना लगाया है उसके हिसाब से नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, इसके साथ साथ सरकार ने उसी समय जब प्रोक्योरमेंट प्राइस का कॉन्सेप्ट शुरू करा तो एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसको वो कहते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी के तहत सरकार ने बोला कि ये एक ऐसा फ्लोर प्राइस होगा, एक ऐसी फिगर होगी कि जिसके नीचे जो गेहूं का और चावल का जो सेल है इस प्राइस से तो नीचे होगा ही नहीं।
तो एमएसपी एक फ्लोर प्राइस थी कि इस फ्लोर प्राइस से नीचे जो प्राइस है गेहूं का और चावल का ये जाएगा ही नहीं। सरकार यदि खरीदना चाहे तो वो प्रोक्योरमेंट प्राइस पे खरीदेगी। प्रोक्योरमेंट प्राइस मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम रखा गया था और किसान को पूरी अनुमति थी कि वो प्रोक्योरमेंट प्राइस के तहत बेसिकली चाहे तो सरकार को बेचे या मार्केट प्राइस पे जाकर मार्केट में बेचे। पर मार्केट में क्योंकि डिमांड लिमिटेड थी तो मार्केट एक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीदेगी, लेकिन क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी तो सप्लाई ज़्यादा होने के कारण, डिमांड कम होने के कारण मार्केट का जब सैचुरेशन आएगा तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस था वो प्रोक्योरमेंट प्राइस के तहत बेसिकली सरकार ले लेगी। लेकिन एमएसपी एक सिर्फ अश्योरेंस था किसान को कि आपका उत्पाद इस प्राइस से तो नीचे नहीं जा सकता। सब कुछ बढ़िया था। समस्या कब आई? समस्या तब आई कि भाई जब ये 1960 के दशक में ये गेम तो बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ 1975 तक आते आते सरकार ने इस रेजिम में बदलाव करने शुरू कर दिए। और बदलाव कुछ ऐसे हुए कि सरकार ने 1975 तक आते आते एमएसपी के ऊपर ही सोल फोकस करना शुरू कर दिया और प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करना बंद कर दिया। जब सरकार ने प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करना बंद कर दिया और उसके बाद किसान के सामने केवल एमएसपी थी, तो एमएसपी एक प्रकार का मैक्सिमम प्राइस बन गई, जिसके बेसिस पे फार्मर जो किसान है वो अपनी उत्पाद को सरकार को दे पा रहा था। अब हुआ क्या? पंजाब और हरियाणा के रीजन में आर्टिफिशियल तरीके से गेहूं का, चावल का उत्पाद बढ़ाया जा रहा था क्योंकि हरित क्रांति के तहत सपोर्ट दिए जा रहे थे। अब इस सपोर्ट के कारण ये हुआ कि पंजाब और हरियाणा का उत्पाद गेहूं और चावल को लेके इतना बढ़ गया कि जो दूसरे राज्य थे, जब सरकार को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत पीडीएस के लिए प्रोक्योरमेंट भी करना होता था, तो जो दूसरे भारत के राज्य थे जहां पर भी एक प्रकार से गेहूं की और चावल की उत्पाद हो रही थी, उनको अपना वो एमएसपी पे प्राइस मिल ही नहीं पा रहा था। भाई पूरे भारत के अंदर अगर आप देखें तो केवल पंजाब और हरियाणा तो ऐसे दो राज्य हैं नहीं जहां पर केवल चावल की उत्पाद होगी। चावल की उत्पाद तो भारत के कई दूसरे अन्य राज्यों में होती है, पर सरकार के पास तो एक लिमिटेड ही अमाउंट था ना कि जिसके बेसिस पे सरकार आपसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए पीडीएस में राशन देने के लिए आपसे खरीदेगी। अब हो क्या रहा था कि क्योंकि सरकार की इस नीति के कारण पंजाब और हरियाणा में उत्पाद इतना ज्यादा था कि जो भी सरकार की पीडीएस के लिए रिक्वायरमेंट थी वो हरियाणा पंजाब से पूरी हो रही थी। यानी कि आप एक मिनट के लिए ऐसी परिस्थिति को सोचिए कि 1975 तक स्थिति ये थी कि जितना पीडीएस के लिए हमें चावल और गेहूं का उत्पाद रिक्वायर्ड था वो सारा का सारा पंजाब हरियाणा से ही जनरली पूरा हो रहा था। और वहां के जितने भी ये किसान थे एमएसपी पे अपने बेसिकली प्राइस पे बेच के सरकार से पैसा ले रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि भाई भारत के जो दूसरे राज्य थे जहां पर नेचुरल कंडीशन भी थी एक तरीके से चावल के उत्पाद की, गेहूं के उत्पाद की, उन राज्यों को पीडीएस बास्केट में कंट्रीब्यूशन करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, अब स्थिति कुछ ऐसी क्या हो गई थी? स्थिति ये थी कि भाई इसकी पूरी हरित क्रांति के कारण, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक कारण थे और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन नहीं था, अभी आपको जो मैंने पूरा इतिहास बताया, तो इसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये भी हो गई कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जो पर्यावरण था, इस आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के कारण पर्यावरण बहुत ज़्यादा खराब होने लगा। क्योंकि भाई ये राज्य उत्पाद करने के लिए खास करके चावल के तो बने ही नहीं थे। देखिए चावल जो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि चावल को उगाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। और पानी की आवश्यकता भी इस प्रकार से होती है कि पानी यदि नेचुरल तरीके से अवेलेबल हो तो चावल की उत्पाद बेहतर होती है। अब यहाँ पर पंजाब हरियाणा के रीजन में पानी की उतनी अवेलेबिलिटी तो थी नहीं, क्योंकि ये तो एरिड एरिया है। एरिड एरिया होने के कारण सारा आर्टिफिशियल इरिगेशन था, यहाँ पर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। और इस ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से क्या हो रहा था, एक तो पर्यावरण पर स्ट्रेस पड़ रहा था, दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो नेचुरली रीजन थे जहाँ पर पर्यावरण के तौर पे कंडीशन ऐसी थी कि जहां पर चावल की उत्पादन नेचुरल तरीके से अच्छी हो सकती थी, उन स्टेट्स के लिए वो डिसइंसेंटिव होता जा रहा था। भाई आप 2-3 फैक्ट फिगर तो देखिए। पंजाब में आज की डेट में भी अगर हम देखें
19 किलोग्राम चावल की उत्पाद होती है 1 लाख लीटर पानी से। ये सरकार की रिपोर्ट बताती है। 19 किलो उत्पाद 1 लाख लीटर पानी के प्रयोग से पंजाब में होती है। हरियाणा में भी 17-18 के आसपास किलो की उत्पाद 1 लाख लीटर पानी से होती है। अब समस्या क्या थी? अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें, पश्चिम बंगाल में 42 किलो चावल की उत्पाद होती है 1 लाख लीटर पानी से। अगर आप पंजाब को और पश्चिम बंगाल को कंपेयर करते हैं तो पंजाब में 1 लाख लीटर पानी से यदि अगर हम प्रयोग कर कर केवल 19 किलो चावल की उत्पाद पा रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में वही 1 लाख लीटर का प्रयोग करके पानी के हम लगभग 42 किलो चावल का उत्पाद कर पा रहे हैं। यानी कि पंजाब में और पश्चिम बंगाल में फर्क ये है कि पश्चिम बंगाल की उत्पाद उतने ही पानी में दुगनी है, लेकिन पश्चिम बंगाल आज की डेट में पिछड़ी रह रही है इस कारण से क्योंकि जितना भी पीडीएस का रिक्वायरमेंट है वो हरित क्रांति वाले राज्यों को प्रायोरिटी के तहत वहां से उनका ग्रेन लिया जा रहा है। एक और फैक्ट देखिए, बिहार में ऐसी परिस्थिति है पर्यावरण की कि 1 लाख लीटर पानी से 56 किलो वहां पर चावल की उत्पाद होती है 1 लाख लीटर पानी से। यानी कि अगर आप पश्चिम बंगाल को और बिहार को ही कंपेयर करें तो पश्चिम बंगाल से ज्यादा उत्पाद बिहार में पाई जाती है 1 लाख लीटर पानी से। और यदि अगर आप पश्चिम बंगाल बिहार के साथ पंजाब को देखें तो पंजाब में जब हम बात करते हैं 19 किलो चावल की जो 1 लाख लीटर से बन रहा है, वही 1 लाख लीटर से बिहार में बन रहा है 56 किलो। अब बिहार में यदि 56 किलो चावल की उत्पाद 1 लाख लीटर से हो रही है, लेकिन बिहार के साथ परिस्थिति ये है कि बिहार उस तरीके से पीडीएस में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेवल पर अग्रेसिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है। यानी कि हरित क्रांति की वजह से ये जो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट चला था हरित क्रांति का, आज की डेट में ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से बिहार एक बीमारू राज्य बना रहा। यानी कि हरित क्रांति से जो राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश हमने की थी और जो राजनीतिक मुहिम चलाई थी अकाली दल को तोड़ने की, उसकी वजह से उसका खमियाजा आज की डेट में बंगाल को, उसका खमियाजा आज की डेट में बिहार को, असम को, इन जैसे राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? अब आप सोचिए कि आज की डेट में समस्या क्या हुई। समस्या और तब बढ़ी 1990 के दशक में। 1990 के दशक से जब से भारत में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसके बाद लोगों की आमदनी सोशल लेवल पे, पूरी सोसाइटी लेवल पर बढ़ी। जब लोगों की आमदनी बढ़ी, आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, जिसको हम अर्थव्यवस्था में बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से देखते हैं। आप पहले कुछ चंद रुपए कमा रहे थे, अब आपकी आमदनी बढ़ गई। आपकी आमदनी बढ़ने के बाद जब आपके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका जो डाइटरी पैटर्न है, आपका जो खान पान है, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। एक गरीब वर्ग के घर में ये सबसे ज्यादा होता है कि यदि किसी गरीब वर्ग के घर में मान लीजिए अगर उसके पास इनकम यानी कि आमदनी थोड़ी सी बढ़ती है किसी भी कारण से, तो उसका खान पीन के व्यवहार, उस परिवार का खान पीन का व्यवहार में बदलाव देखा जाता है। और अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 1990 के दशक से एक जनरल ट्रेंड क्या देखा गया? वो ये देखा गया कि 1990 के दशक से भारत के अंदर पूरे सोशल लेवल पर, पूरे भारतवर्ष में लोगों की आमदनियां बढ़ी हैं। और जैसे जैसे आमदनियां बढ़ी हैं, उसी कारण लोगों के भारतवर्ष में खान पान के अंदर उनके सेवन में भी बदलाव देखने को मिला है। पहले जो जनरली खान पान केवल और केवल सीमित रहता था गेहूं और चावल पर, आज की डेट में फल, सब्जियां, मिलेट, रागी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस बढ़ा है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस एमएसपी रेजीम के कारण भारत के अंदर अगर हम खेती बाड़ी के सेक्टर में देखें तो जितना उत्पाद हमारे पास आज की डेट में केवल चावल और गेहूं का है, उतना आउटपुट, उतना उत्पाद फल सब्जियों का नहीं है, उतना उत्पाद मिलेट का नहीं है। यानी कि इस एमएसपी रेजीम के लिए अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये एमएसपी रेजीम रिस्पॉन्सिबल है आज की डेट में बाकी जो अन्य एग्रेरियन कमोडिटीज थी उनके उत्पाद को ना बढ़ाने में। अच्छा, और सरप्राइजिंग बात पता है क्या है कि एमएसपी आज की डेट में 20 से अधिक
एग्रेरियन कमोडिटीज़ के लिए दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पंजाब हरियाणा से जो पूरा रीजन है हरित क्रांति वाला, इस रीजन में आज की डेट में केवल और केवल उस समय से आज तक चावल और गेहूं का ही उत्पाद हो रहा है। ये बाकी 20 जो दूसरी अन्य 20 से अधिक कमोडिटीज़ हैं उनको ये लोग ग्रो ही नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने वो मैकेनिज्म बना रखे हैं। आपको पानी का सप्लाई मिल रहा है, आपको फ्री बिजली मिल रही है, आपको सरकार जो है सीड्स दे रही है, तो आप क्या करेंगे? आपको साथ में सरकार बोल रही है कि हम एमएसपी पे आपसे खरीद भी लेंगे, तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं। हरियाणा और पंजाब के खेती बाड़ी के केस में, और हरियाणा पंजाब का जो पूरा फार्मिंग कम्युनिटी है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि वो एमएसपी रेजीम के कारण अन्य जो एग्रेरियन कमोडिटीज हैं उनको ग्रो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अन्य कमोडिटीज ना ग्रो करने के कारण सरकार के ऊपर एक ऐसी मजबूरी आ रखी है कि भाई जितना उत्पाद यहां से होगा वो हमको लेना ही लेना है। पर्यावरण अलग खराब हो रहा है, क्योंकि चावल की उत्पाद इस इलाके में नेचुरल तरीके से हो नहीं सकती। आपको मैंने फैक्ट फिगर के तहत बता दिया कि 1 लाख लीटर से कितना उत्पाद कौन से रीजन में कितना हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या कि क्योंकि सरकार का सारा फोकस आज की डेट में इस एमएसपी के कारण सिर्फ इस चावल और गेहूं के उत्पाद को मैनेज करने में जा रहा है, इसके कारण से हमें यह देखने को मिलता है कि फल, सब्जियां, मिलेट, रागी, ऑयल सीड जैसी जो दूसरी चीजें हैं, सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैश ट्रैप्ड है, उसके पास पैसा नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, सवाल यहां पर यह उठता है कि भाई ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और खास करके पंजाब हरियाणा वाले, अब आप देखिए कि इनके तहत एक चीज की मांग है, और वो मांग ये है कि ये कहते हैं कि सरकार लिखित में हमको दे दे कि एमएसपी की गारंटी होगी, कि सरकार जो है एमएसपी लिखित में दे दे एक लीगल गारंटी बनाकर। अब ये क्यों हो रहा है? उसके कारण है। कारण ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आमदनी बढ़ने से आज की डेट में भारतवर्ष के पूरे लेवल पर लोगों के डाइटरी पैटर्न बदल रहे हैं। सरकार आज की डेट में चावल और गेहूं को छोड़ के बहुत ज़्यादा फोकस मिलेट पे कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस रागी पे कर रही है। सरकार इंसेंटिव दे रही है आज की डेट में उन किसानों को जो मिलेट उगा रहे हैं, जो आज की डेट में रागी उगा रहे हैं, फल सब्जियों की खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन किसानों को भी इंसेंटिव दिया जाए, इन किसानों को भी प्रायोरिटी दी जाए। अब क्योंकि ये हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं, जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि भाई हमें पानी की सप्लाई अशोर्ड है, हमें सीड सप्लाई अशोर्ड है, ट्रैक्टर हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम केवल चावल और गेहूं ही उगाएंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं उगाएंगे। इनमें आज की डेट में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। इनसिक्योरिटी ये बढ़ रही है कि सरकार आज की डेट में पिछले 7 से 8 सालों से अन्य जो एग्रेरियन कमोडिटीज हैं, फल, सब्जियां, मिलेट, रागी, ऑयल सीड, इनको बढ़ावा क्यों दे रही है? इन लोगों को इंसेंटिव दूसरे किसानों को क्यों दे रही है? इनको जलन इस बात की हो रही है कि भाई अगर आज की डेट में सरकार ये बात बोलती है कि भाई हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि एमएसपी की लीगल गारंटी से तो एक चीज तय हो जाएगी, एमएसपी की लीगल गारंटी से तो ये चीज तय हो जाएगी कि भैया आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा पर्यावरण को नष्ट करने का। और आज की डेट में खेतीबाड़ी सेक्टर में कई ऐसी रिपोर्टें आई हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जो ये बात कहती हैं कि भाई आने वाले 15 से 20 सालों में हरित क्रांति के कारण और फार्मर्स जो पंजाब हरियाणा रीजन के हैं, इनका चावल और गेहूं के उत्पाद को करने के फिक्सेशन के कारण और पागलपन के कारण पंजाब हरियाणा अगले 15 से 20 साल में राजस्थान से भी बदतर हो जाएगा, वो एक रेगिस्तान बन जाएगा। इनको वो चीज नहीं दिख रही है, इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें। इनको ये दिख रहा है कि भाई हम चावल और गेहूं का ही उत्पाद करेंगे, आप हमें लिख के दे दो कि आप हमसे खरीदोगे, आप उसके बाद जाके चाहे फल सब्जियों के उसमें बढ़ावा दो ना दो, हमें लीगल गारंटी दे दो कि भाई हमें चावल और इसका उत्पाद का गारंटी मिलेगा। सरकार सिंपल सी चीज ये बोल रही है कि भैया हम आपको नंबर 1 लीगल गारंटी नहीं देंगे।
सरकार ने डायलॉग और डिस्कशन के दौरान इन खेतीबाड़ी करने वाले किसानों को पंजाब हरियाणा में ये तक बोला है कि भाई आप अगर कुछ गारंटी चाहते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं इंसेंटिव की, हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इंसेंटिव की गारंटी देते हैं, पर आप उस केस में हमारे को भी एक गारंटी दो कि ये इंसेंटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यदि आपको अगर दिया जाए तो आप आज ही अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करेंगे। आज से आप भी मिलेट, रागी, फल, सब्जियां, ऑयल सीड ये सब उगाएंगे। लेकिन समस्या ये है दोस्तों कि ये फार्मर पंजाब हरियाणा वाले अभी भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। ये उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, ये मानने को ही रेडी नहीं है कि हम इस चीज का उत्पाद बढ़ाएंगे। तो सारी समस्या ये है। इनकी एमएसपी को लेके लीगल गारंटी की जो अड़ियलपन है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है। अब आप एक चीज को, तीसरी चीज और आखिरी चीज को समझिए। सोसाइटी के अंदर हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, ये बात तो तय है। सोसाइटी का बेसिक प्रिंसिपल काम करने का ये होता है कि यदि आपके कोई इंटरेस्ट हैं उनको आर्टिकुलेट कौन करेगा? उनको आर्टिकुलेट करेंगे आपके राजनीतिक पार्टियां, और राजनीतिक पार्टियां आपके इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करके उनको कानूनों में बदल के देंगे आपको। समस्या तब आती है जब सोसाइटी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो राजनीतिक वर्ग हैं वो अकेले हर एक वर्ग के इंटरेस्ट को समझने में नाकाम रहते हैं। इस दौरान सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व करती है और आगे बढ़ती है तो इन इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने के लिए सोसाइटी में सिविल सोसाइटी संस्थाएं पैदा होती हैं। ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनका काम क्या होता है? आइडियली एक सोसाइटी में सिविल सोसाइटी का काम ये होता है कि ये आपके सोसाइटी के डिफरेंट वर्गों के इंटरेस्ट्स को आर्टिकुलेट करके राजनेताओं को दें और उनको बताएं कि आपकी सोसाइटी इन इंटरेस्ट को पूरा करवाना चाहती है। सिविल सोसाइटी एक तरीके से राजनीति के साथ काम करती है सोसाइटी को पीसफुल और स्टेबलाइज बनाने के लिए। लेकिन आज की डेट में एक चीज ये देखी गई है कि यही सिविल सोसाइटी जो ऑब्जेक्टिव इसके लिए बनी थी कि ये लोगों के इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करके राजनेताओं को दे, ये सिविल सोसाइटी आज की डेट में इस तरीके से डिजाइन हो चुकी है कि दूसरे देश की नकारात्मक शक्तियां इन सिविल सोसाइटी से इंगेज करके आपके देश को कमजोर करना चाहती हैं। उनको ये मौका मिल जाता है कि यदि अगर हम इन सिविल सोसाइटीज को सपोर्ट करें तो इन सिविल सोसाइटीज को सपोर्ट करके हम प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक साधारण सी बात बताई। पंजाब हरियाणा के किसानों को आज की डेट में ये चीज़ समझनी है कि उनको राजनीतिक तौर पर पिछले 50 सालों से बेवकूफ़ बनाया गया है। अगर वो आज की डेट में भी इतनी क्षमता नहीं रखते इस चीज़ को समझने की तो भगवान भी उनको नहीं समझा सकता। दूसरी बात, उनको ये चीज़ समझनी है कि 15 से 20 साल के बाद जब तुम्हारा राज्य राजस्थान के रेगिस्तान जैसा हो जाएगा, जहां पर बंजर जमीन होगी, तुम किसी लायक नहीं रहोगे। आपको ये चीज समझनी है कि सरकार आपको आज की डेट में बोल रही है कि भैया चावल और गेहूं का उत्पाद बंद कर दीजिए, लेकिन ये अपनी एमएसपी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इनको सिर्फ यही चीज चाहिए कि एमएसपी में लीगल गारंटी मिल जाए कि सरकार हमारे को एक लाइसेंस दे दे पर्यावरण को नष्ट करने का। हमें परवाह नहीं 15 से 20 साल की, हमें 15 दिन की आमदनी देखनी है। और इस पूरे प्रोसेस में ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर, ये आज की डेट में इन लोगों को ये बढ़ावा दे रही हैं। इसी रीजन से ये बात बोली जाती है भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि सिविल सोसाइटी के अंदर ऐसी शक्तियों ने आज की डेट में अपना पूरा का पूरा प्रेजेंस बना लिया है कि सिविल सोसाइटी आज की डेट में 4th जनरेशन वॉर कर रही है। दोस्तों, 4th जनरेशन वॉर एक ऐसी लड़ाई होती है स्टेट के खिलाफ जिसमें ये जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं होती हैं
ये सरकार के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ती हैं कि सरकार को ये बोलने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारी तरफ से चलाए गए सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब नहीं होने वाले। ये सरकार की विल तोड़ती हैं, दृढ़ संकल्प को तोड़ती हैं। ये सरकार को ये बताने की कोशिश करती हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो। और आज की डेट में भारत के खिलाफ ये जितनी भी शक्तियां हैं, खास करके अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, ये समझ चुकी हैं कि भैया भारत में सिविल सोसाइटी के थ्रू जहां पर भी प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उसको हम करेंगे। और आज की डेट में इन लोगों का खेल यही चल रहा है कि ये इन जैसे फार्म प्रोटेस्ट्स में अपने धीरे धीरे एलिमेंट्स को बिठाते हैं। अमेरिका की CIA फोर्ड फाउंडेशन से कई अरबों रुपए भारत भेजती है, ये बात स्पष्ट है। फोर्ड फाउंडेशन द्वारा कई संस्थाएं सिविल सोसाइटी के नाम पर भारत में चल रही हैं। इन सिविल सोसाइटी के साथ साथ फोर्ड फाउंडेशन के आज की डेट में पेरोल पे बहुत सारे राजनीतिक वर्ग हैं भारत में, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ CIA के बिहाफ पे ये है कि इन जैसे प्रोटेस्ट्स को सपोर्ट करके भारत की शक्ति को तोड़ो, भारत को कमजोर बनाओ। और देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर्स होते हैं जो सिविल सोसाइटी के बिहाफ पे इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, वो आज की डेट में कोई लिबरल तालिबान से कम नहीं है। ये मेरा अपना शब्द है, लिबरल तालिबान, क्योंकि इनका एक पूरा गुट है। और इस गुट का अगर आप पिछले 8 से 10 सालों में देखें तो इन्होंने कोई काम भारत को मजबूत बनाने का नहीं किया है, सिर्फ भारत तोड़ने का किया है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में PIL डालना, ये काम इन्होंने हमेशा किया है। भारत की सरकार की, भारत की जो सेना है उसके मोरल को कमजोर करना, भारत की सेना कहीं पर कोई ऑपरेशन कर दे प्रूफ मांगने लग जाना, सनातन धर्म के खिलाफ जो कि 80% जनता को भारत की आज की डेट में जोड़ता है उसके खिलाफ स्टेटमेंट देना, इसके साथ साथ अजीब प्रकार के नैरेटिव चलाना कि भारत में इनटॉलरेंस आ गया है, हमें कास्ट की लड़ाइयाँ लड़नी है, अवार्ड वापसियाँ हो रही हैं, ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। मुझे आप एक सिंपल सी बात बताइए, ये जो लिबरल तालिबान घूम रही है, जो आज की डेट में ये टाइप के प्रोटेस्टर्स के साथ मिल के प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रही है, क्या ये लिबरल तालिबान आज की डेट में केवल इन खेतीबाड़ी के प्रोटेस्टर्स और किसानों के साथ बैठ के उनको ये बात समझा नहीं सकती? क्या ये उनको समझा नहीं सकती कि भैया तुम्हें MSP की लीगल गारंटी मांगने से कुछ नहीं मिलेगा? तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि भैया 15 से 20 सालों के बाद तुम्हारी ज़मीन जब बंजर हो जाएगी, तुम्हारे पास खाना खाने के, रोटी खाने के, दाना लेने के पैसे नहीं बचेंगे, लेकिन तुम्हारे को सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना है। तो आज की डेट में ना दोस्तों, समस्या सबसे बड़ी ये है कि भारत की सरकार जब ये बात खड़े होकर बोलती है कि भाई हम MSP को लेके लीगल गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि MSP की लीगल गारंटी से इन राज्यों के किसानों को एक लाइसेंस मिल जाएगा पर्यावरण को तबाह करके उस इलाके को रेगिस्तान बनाने का, वो काम हम नहीं करेंगे। जब सरकार तुम्हें ये बात बोल रही है कि तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा यदि तुम आज की डेट में चावल का उत्पाद, गेहूं के उत्पाद को छोड़ के दूसरे कमोडिटीज का उत्पाद करो, तो तुम्हें समस्या क्या है? समस्या यही है दोस्तों कि ये सिविल सोसाइटी, ये जो लिबरल तालिबान के लोग हैं, और अभी देखिएगा, अभी तो शुरुआत है, आप आने वाले 1 से 2 हफ्ते वेट कीजिए। आप 1 से 2 हफ्ते में वेट करके देखिएगा कि यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। इस इकोसिस्टम में ना इन लोगों ने हमारे को अपनी ऑलरेडी दशा दिखाई हुई है, और वो दशा के दौरान ये लोग क्या करेंगे? बुढ़े लोगों को आगे कर देंगे, बच्चों को आगे कर देंगे, औरतों को आगे कर देंगे, निहत्ते, क्योंकि खुद लड़ने की क्षमता तो होती नहीं है, तो उन निहत्तों को आगे कर दो और उनके थ्रू पूरा प्रोटेस्ट चलाओ। अभी ये सब ड्रामा होने वाला है। और देखिए, क्योंकि भारत में चुनाव है, इस चुनाव से पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके लोगों को डोमेस्टिक लेवल तक पूरा कंफ्यूजन की परिस्थिति में डालने का काम
इन लोगों ने अब ठान लिया है। आज की डेट में जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो मिल के पंजाब हरियाणा के इन किसानों को ये सरल सी बात नहीं समझा सकते? अब आप पूरी ऐतिहासिक तौर से इस कहानी को जानने के बाद आप खुद सोचिए, और ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बताइए कि इस पूरे खेल में सरकार जो पक्ष ले रही है, क्या वो किसानों के खिलाफ है? अगर सरकारों को किसानों के खिलाफ ही काम करना होता ना, तो वो इनको एमएसपी की लीगल गारंटी दे देती कि लो मरो, तुम्हें अगर मान लीजिए 15 से 20 साल के बाद खत्म ही होना है तो हमें क्या लेना देना। कुछ सोच समझ के चीजें आपके सामने पेश की जा रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब सोच आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए प्रमोट करती है और प्रोवोक करती है ना, आदमी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता। तो आई होप अब आपको ये पूरा खेल ऐतिहासिक तौर से लेके आज तक समझ आ गया होगा, और आप निर्णय लीजिएगा कौन सही है कौन गलत है। और ड्रामा अभी बाकी है। देखिएगा अगले 1 महीने में जो नर्क की राजनीति यहां पर क्रिएट की जाएगी। धन्यवाद।